I can see both the CRs. जी साजिद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। हेलो रोनाल्ड, हाउ आर यू? हेलो रोनाल्ड, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा? बेहतरीन। आप सुनाओ। यार देखो, आज आपने शायद टीवी चैनल्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आइडिया आपको हो गया होगा कि मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन मोस्ट प्रॉब्ली। तो अब इसको देखते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या फ़ैसला लेती है। अभी तक क्लियर गाइडलाइन तो कोई नहीं आई है। एंड जी फैसल, वालेकुम अस्सलाम। माइक में डिस्टर्बेंस नहीं है यार, पंखा चल रहा है। हेलो, अब बेहतर है? हाँ, ठीक। तो भाई अब आपकी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अब इसके अलावा क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मुझे जितना अंदाज़ा है वो यही है कि मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों की जो बाकी चीज़ें हैं देयर विल बी ऑनलाइन। ठीक है ना? तो अब इस ऑनलाइन में क्या क्राइटेरिया बनता है, कैसे इवैल्यूएशन होती है, पेपर होता है नहीं होता, असाइनमेंट बेस होता है, वगैरह वगैरह, जो भी सिनेरियो बनेगा आई विल लेट यू नो, आई विल अपडेट यू। लेकिन स्टिल आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी को भी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं मिली। बट रेस्ट एश्योर, मई के महीने में तो कुछ नहीं होता। जो भी होगा वो जून में होगा। जी आयमा खान, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा असाइनमेंट? एक एक बंदा भी करा दे, नाम लिख दे उसके अंदर, सबका तो बहुत है। अभी भी आपके पास टाइम होगा, उसको एक्सटेंड कर दूंगा मैं। तो आप 22 तारीख तक देख लीजिएगा, कोई चीज़ आपको ऐड करनी हो उसमें, कोई चीज़ और डिस्कस करनी हो तो कर लीजिएगा। 22 तारीख तक उसके टाइम मैं ऐड कर दूंगा। जी अहमद फैसल साहब, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। हम्म, हम्म। यार आपकी इकरा यूनिवर्सिटी का जो मेरे पास है ना, एक लिंक आ रहा था बार बार दूसरी क्लास के स्टूडेंट की तरफ से, लेकिन वो शायद इस्लामाबाद कैंपस का था। तो उसमें तो ये तो क्लियर लिखा हुआ था कि फाइनल पेपर होगा, और फाइनल पेपर 30-35 मार्क्स का होगा, और ग्रेडिंग नहीं होगी, पास या फेल होंगे सिर्फ, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें उसमें तो लिखी थी। लेकिन अभी तक एक होता है ना कि ऑफिशियल स्टेटमेंट या एक ऑफिशियल पॉलिसी जो रिव्यू होके आती है, वो रिव्यू होने गई है बट रिव्यू होके आई नहीं है। तो जैसे को क्लियर पॉलिसी आती है, बट रेस्ट एश्योर्ड असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स या आपको जो क्विज़ेस दिए जा रहे हैं वो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप लोग टाइमली इसको सबमिट कराते रहें, तो आपकी इवैल्यूएशन आसान हो जाएगी। जिसने सबमिट कराया होगा और उसमें रिक्वायर्ड मटेरियल लिखा होगा, तो वो एटलीस्ट फेल वाली कैटेगरी में नहीं जाएगा, पास वाली कैटेगरी में रहेगा, तो उसका ये सेमेस्टर ज़ाया नहीं होगा। सिंपल।
फैसल से बात हुई थी, तो एक अलग से थोड़ा सा सेशन रखेंगे इसके ऊपर। आप लोगों की जनरल क्वेरी, फैसल आपके सीआर से बात हुई थी, तो इसके ऊपर एक अलग से सेशन रखा जाएगा जिसमें हम जो है ना डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी इस वक्त जो है हम अभी क्लास पे फोकस कर लेते हैं, अपनी रिपोर्ट के लिए अलग से कोई बात कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, क्लास हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के डिस्कशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि थर्ड हम किस किस तरह के थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, उसमें जो है लॉजिस्टिक्स रिलेशनशिप था, उसमें वेयर हाउसिंग था, क्या नाम था इनका, शाहीना, जी शाहीना, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मुझे नहीं पता कि मैं ऑनलाइन लूँगा या नहीं लूँगा, आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, और जब डिसाइड करेगी मुझे बताएगी, उसके बाद मैं आपको पैटर्न बता सकूँगा। और वो भी वो भी तभी होगा जब मुझे पता चलेगा कि पेपर कुछ पैटर्न का है। पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कैसे लेना है, फिज़िकल है तो फिज़िकल कैसे लेना है। नहीं 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 नहीं, बहुत डिफरेंट होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो उसमें मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाऊँगा। फिर अगर हो सकता है ऑनलाइन जो है वो असाइनमेंट बेस हो, ऑनलाइन जो है वो केस स्टडी बेस हो, तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट स्लाइड्स होंगी। और अगर जो है वो फिज़िकल पेपर होगा तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट स्लाइड्स होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके का भी पेपर होगा, मैं आप लोगों की तैयारी उस तरीके की पूरी करवा दूंगा, ठीक है, कि जिस तरीके का भी पेपर होगा, ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो। वो आप जो है ना शाइना को के क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और सबको रमज़ान है, सबको जो है ना इफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है। तो आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप पे ही आपको उसका जवाब डिटेल में दे दूंगा, ठीक है। ओके। जी अदीला अंसारी। चलो, तो आज हम उस जिस दिन हमने लॉजिस्टिक्स डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ रिलेशनशिप्स डिस्कस किए थे, जिसको आर्म्स लेंथ, कोलेबोरेशन या स्ट्रेटेजिक अलायंस, तीन चीज़ों को डिस्कस किया था। आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होते हैं। इन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के अंदर हम जनरली बॉदर नहीं करते अबाउट द अदर पार्टी, हम सिर्फ अपने आप पे फोकस रहते हैं, और इस फोकस की वजह से हम कोशिश करते हैं कि उसके लॉस या उसके फ़ायदे से हमारा कोई लेना देना ना हो। फिर आता है कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हमने जनरली विन विन सिचुएशन कहा था, और इस विन विन सिचुएशन के अंदर वी ट्राई टू मेक बेस्ट फॉर बोथ पार्टीज़, ठीक है। और आखिरी रिलेशनशिप था स्ट्रेटेजिक अलायंस। इस टाइप के रिलेशनशिप में हमने कोशिश की थी कि हम चाहे अपना नुकसान क्यों ना हो रहा हो, अपने सप्लाई अपने वेंडर को डेवलप करें, ताकि वो लॉन्ग टर्म में हमारा सपोर्ट कर सके, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ थ्री पीयर रिलेशनशिप कहा था, जिसमें फाइनेंशियल रिलेशनशिप थे, लॉजिस्टिक्स थे, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग थे, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थे, इंफॉर्मेशन बेस्ड थे। तो ये सारे रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के लिए। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट मार्केटिंग चैनल एंड होल सेलिंग एज सप्लाई चेन मैनेजर्स व्हेन प्रोडक्ट इज़ डिज़ाइन, ठीक है ना। प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि हाउ टू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल टू योर कस्टमर। आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक अवेलेबल करने के लिए आप कौन कौन सी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे, किस किस के थ्रू आपका प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस केस में ना हम आज स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से। सपोज़ आपका प्रोडक्ट बनने के बाद, रेडी होने के बाद, आपको 100 रुपीज़ का कॉस्ट दे रहा है, ठीक है।
आपका प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आपको 100 रुपीज़ की कॉस्ट दे रहा है, और इस कॉस्ट में आपकी सारी कॉस्ट, प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वगैरह वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। अब आपके पास क्या क्या तरीके हैं कस्टमर तक इसको पहुंचाने के। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका तो ये है कि कस्टमर आके खुद पिक कर ले। रिटेल आउटलेट्स, आपने अपना प्रोडक्ट रिटेल तक पहुंचाना है। 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको फैक्ट्री में पड़ा, 5 रुपये उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 105 रुपये का रिटेल आउटलेट पर पहुंच गया। अब कस्टमर आए, खुद पसंद करे और ख़ुद पिकअप करके लेके जाए। ठीक है, सबसे आसान तरीका। बट आपने ट्राई किया इसको फॉरवर्ड करना कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से फॉरवर्ड करो। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर से फॉरवर्ड करते हो तो आपका प्रोडक्ट उठ के डिस्ट्रीब्यूटर पे गया, 105 रुपये का, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया और डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर आगे होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को प्रोडक्ट सेल किया और उन्होंने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया। डिस्ट्रीब्यूटर कभी कस्टमर तक बहुत कम केसेस में ही प्रोडक्ट पहुंचाता है। जनरली डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर या रिटेलर के थ्रू उस प्रोडक्ट को लॉजिस्टिक्स करने की कोशिश करता है और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके सिनेरियो में आपका प्रोडक्ट होलसेलर के पास गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया। आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कोई पड़ गई 125-130 रुपये। जब रिटेलर तक पहुंचा और कस्टमर तक पहुंचा, जो प्रोडक्ट 105 रुपये का था वो 130 रुपये का कस्टमर को मिल रहा है। ठीक है। आज की स्लाइड में, आज के डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि ये जो 20-25 रुपये ऐड हो रहे हैं ये किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हमारी सप्लाई चेन में। वैल्यू एडिशन का पर्सपेक्टिव क्या है इन रुपयों का। इन रुपयों को हम अपने पास, अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के अंदर, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर क्यों ऐड करें। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स को देखो। आपके पास सेलफोन होगा, आपके पास लैपटॉप होगा, हेडफोन्स होंगे। ठीक है, किसी के पास ब्लूटूथ हेडफोन्स होंगे। ये सारी चीज़ें आप तक क्या कंपनी ने डायरेक्ट पहुंचाई? नहीं। कंपनी को तो पता भी नहीं है कि आप एक यूज़र हो उसके। ठीक है ना। मोस्ट के सिनेरियोज़ के अंदर कि जिनके अंदर बहुत महंगी एंड नीश प्रोडक्ट्स नहीं होती, उसमें कंपनीज को पता भी नहीं होता कि असल में उनके कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स कौन है। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में होता क्या है, कंपनीज अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने होलसेलर के साथ शेयर करती है। अपना प्रोडक्ट देती है, ये रिस्क शेयरिंग हुई। प्रोडक्ट ख़राब हुआ, प्रोडक्ट ज़ाया हो गया, तो वो फिर बाद में देखते हैं कि इंश्योरेंस कौन बियर करेगा और किसकी लायबिलिटी थी, किसकी लायबिलिटी नहीं थी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ये थ्रू अ चैनल और अ लिंक हम तक पहुंची हैं। ठीक है। इस चैनल एंड इस लिंक की इम्पोर्टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी ग्रेन्स, जितनी भी बार्ले, जितने भी टाइप ऑफ वीट है, राइस है, जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं इन टुडेज़ वर्ल्ड, ये भी एक चैनल के थ्रू आपके पास पहुंचती है। ठीक है ना। आपने आजकल बार बार एक न्यूज़ सुनी होगी कि गंदम महंगा होने का खदशा है, टाइम पे ख़रीदी नहीं गई, गायब हो गई करोड़ों टन गंदम, और ये और वो। और ये सारे सिनेरियोस क्या हैं कि गंदम की फसल जब उगती है ना, उससे पहले ही एक आड़ती या एक मिडल मैन उनको ख़रीद लेता है, उस पूरी गंदम को, उस पूरे फसल को ख़रीद के अपने पास रख लेता है। जब वो कटती है उसको अपने वेयर हाउस में सेव करता है और फिर उसको गवर्नमेंट को या लोकल बॉडीज़ को या एजेंसीज को सेल करता है। ठीक है ना। तो आड़ती एक बहुत इंपॉर्टेंट मिडल मैन है फसल या गंदम के मामले में। ठीक है। इसी तरीके से हर चैनल, हर चीज़ के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट चैनल हैं। आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा सोल डिस्ट्रीब्यूटर, आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा कि ऑथोराइज्ड डीलर्स। सही है। तो ये सारे सिनेरियोज डिफरेंट कैसे होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यू कैन एलिमिनेट द मिडल मैन बट यू कैन नॉट एलिमिनेट इट्स फंक्शन। ठीक है। आप मिडल मैन को एलिमिनेट कर सकते हो, उसके फंक्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को डील नहीं कर सकते। ठीक है ना।
बहुत ज़्यादा चैनल्स के साथ कंपनीज काम नहीं कर सकते। वजह, एक तो कॉस्ट, जितने ज़्यादा चैनल्स, जितने ज़्यादा कस्टमर्स, उतनी ज़्यादा डीलिंग कॉस्ट। एक कंपनी है जो कस्टमर्स को डायरेक्ट डील कर रही है और एक कंपनी है जो कस्टमर्स को अपने डीलर्स के थ्रू डील कर रही है, दोनों की कॉस्ट पे बहुत फ़र्क होगा, ठीक है ना। लेकिन इस सिनेरियो में, इन बातों में हमें किन किन चीज़ों को फोकस रखना है। तो अगर कंपनी को, एक कंपनी से आप पूछें कि यार व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस व्हेन टेकिंग अप अ मार्केटिंग चैनल, तो वो तीन चीज़ें ब्रॉडली आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा वर्दी टू नो इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक प्रोडक्ट है कि जिसकी फाइनल कॉस्ट 1 लाख रुपए है और एक प्रोडक्ट है कि जिसकी फाइनल कॉस्ट 10 रुपये। इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में फ़र्क होगा, परसेंटेज वाइज भी और रियल टाइम वाइज भी। ₹1,00,000 की प्रोडक्ट होगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप 10,000 रुपये भी खर्च कर सकते हो, बट 10 रुपये की प्रोडक्ट के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया 1.5 रुपया खर्च कर सकते हो। तो परसेंटेज वाइज भी डिफरेंस है और इन रियल टाइम भी डिफरेंस है। तो इस मतलब कंपनीज जब अपना प्रोडक्ट बना लेती है ना, तो उस प्रोडक्ट बनाने के बाद वो कोशिश करती हैं कि मिनिमम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और यही सबसे बड़ी गलती है एक ई कॉमर्स बिजनेस की, एक ई कॉमर्स रिटेल चेन की, एक ई कॉमर्स वेबसाइट की, कि प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, अपने पास मल्टीपल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट रखते हो, लेकिन आप कभी भी ध्यान नहीं देते कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहाँ जा रही है। एक आदमी है जिसने एक ऑनलाइन स्टोर से एक हेडफोन खरीदा 250 रुपये 300 रुपये का हेडफोन, उस पर 150 रुपये उसको डिस्ट्रीब्यूशन लग जाती है। मतलब 150 रुपये आप ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स पे करेंगे तो वो आप तक पहुंचेगी। क्या कोई अक्लमंद आदमी ऐसी चीज़ ख़रीदना पसंद करेगा? वो कहेगा कि ठीक है यार, आपके पास 50 रुपये मुझे सस्ती पड़ रही है, लेकिन मार्केट में 300 की मिल रही है, लेकिन आप उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हो उसके बाद तो ये मुझे 400 रुपये की पड़ रही है, और मैं जाऊँ अपने गली के कोने से ये 300 रुपये की खरीद सकता हूँ। वाई आई पे 100 रुपीज़ मोर टू यू, ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे। तो कंपनीज इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं कि मेरी प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंच रही है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी ऐड हो रही है, ठीक है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। नंबर 1 सिनेरियो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नंबर 2 है नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ मार्केट, ठीक है। अब वॉल्स के सिनेरियो में, अगर वॉल्स को आप देखें, वॉल्स की सप्लाई चेन को देखें, वॉल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी टाइटली कंट्रोल्ड है बाय कंपनी, ठीक है। इसकी दो वजूहत है कंट्रोल। अच्छा, तीसरा सिनेरियो, मैं तीसरा सिनेरियो पे साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ कि होल्ड ऑन मार्केट। कंपनीज अपने प्रोडक्ट पे, अपनी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना होल्ड रखना चाहती हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मार्केटिंग चैनल को सिलेक्ट करते वक्त। तो दो चीज़ें अभी हमें डिस्कस करनी है, एक कि नेचर ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्ट क्या है, और दूसरा कि कंपनीज अपना कितना होल्ड रखना चाहती हैं मार्केट में। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अब आपकी प्रोडक्ट वॉल्स है, ठीक है, आपको पता है हाईली वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। अगर इसकी सप्लाई चेन में कहीं भी गलती हुई, चाहे स्टोरिंग के वक्त, चाहे ऑफलोडिंग के वक्त, चाहे ऑन लोडिंग के वक्त, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, चाहे कस्टमर तक पहुंचने से पहले जिस भी चैनल की आप बात कर रहे हैं, रिटेलर की बात कर लें, डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लें, होलसेलर की बात कर, कहीं भी थोड़ी सी भी चूक हुई, ये पूरी प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाएगी, पूरी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी। एक कंटेनर अगर 40 फीट का है और वो वॉल्स का है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो 10-15 लाख से कम की प्रोडक्ट रख के चल रहा होगा। इसमें मैं बिल्कुल मिनिमलिस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इसकी महंगी प्रोडक्ट की बात भी नहीं कर रहा कि जो मैग्नम है या डिफरेंट इसकी जो महंगी आइसक्रीम्स है 100 रुपीज़ प्लस का SKU जो है। लेकिन जो छोटी प्रोडक्ट्स भी है ना, तो 10-15 लाख रुपए का एक कंटेनर बनता होगा मिनिमम, जो छोटा कंटेनर है। अगर इस छोटे कंटेनर में ज़रा सी चूक हो गई, ज़रा सा जनरेटर चलना बंद हुआ, या रास्ते में कहीं भी ट्रक ख़राब हुआ और टाइमली उसको जो है एड नहीं मिली, तो ये पूरी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और इस पूरी प्रोडक्ट ख़राब होने का मतलब है कि कंपनी को छोटे से केस में भी 15 से 20 लाख रुपए का एक राइड में नुकसान होगा। तो कंपनीज देखती हैं कि हमारे प्रोडक्ट का नेचर क्या है, और कंपनीज कभी कभार देखती हैं हमारी मार्केट का नेचर क्या है। अब आप लोग मॉल्स जाते हैं, वहाँ पे आपको कूलिंग मिलती है, इसको HVAC सिस्टम कहते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। इस सिस्टम
की जो कंपनीज है ना, वो बैठी हैं कहीं यूरोप में, कोई सऊदी अरब में, कोई दमाम में, कोई कतर में। पाकिस्तान के अंदर अभी तक एक या दो कंपनीज हैं जो सक्सेसफुली उस साइज़ का या उस क्वांटम का काम कर सकी हैं, ठीक है। वो लेकिन वो भी कर क्या रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पर सिर्फ फैब्रिकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है, बट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में मसला है। लेकिन जो प्रोडक्ट आपको मॉल्स में लगी हुई मिल रही है वो सारी इंपोर्टेड, लेकिन उसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, उसका कोई भी आपको रिटेलर नज़र नहीं आएगा, उसके एजेंट्स हैं। और वो एजेंट्स क्यों हैं? क्योंकि वो काम अपना कुछ और कर रहा है, लेकिन चूंकि उनकी इस फील्ड के अंदर थोड़ी नो हाउ थी, तो उन्होंने कंपनी के साथ डील किया कि हम पाकिस्तान में आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और आप हमें जो है सेल कॉन्ट्रैक्ट देना, हम आगे आपको परचेजिंग करवा के देंगे वगैरह वगैरह। तो कुछ प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है, कुछ मार्केट की नेचर पर डिपेंड करता है। अब इतने बड़े प्लांट को पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करना और फिर पाकिस्तान से उसको पूरी दुनिया में चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत अजीब सी हैं, यहाँ पे जो है आए दिन जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन के मसले रहते हैं वगैरह वगैरह। तो कंपनीज रिलक्टेंट होती हैं पाकिस्तान के अंदर आके प्रोडक्शन करने में। वो ट्राई करती हैं कि पाकिस्तान के आसपास किसी मुल्क के अंदर प्रोडक्शन करें और पाकिस्तान में वो थ्रू राउट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और आखिरी बात हमने की थी कि कंपनीज अपना कितना होल्ड मार्केटिंग चैनल्स पे रखना चाहती। अच्छा, कंपनीज के होल्ड का मतलब क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट का होल्ड है कि कितना कंपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करते वक्त, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते वक्त, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने से पहले पहले कंपनी कितना चाहती है कि उस पर उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे, कि मेरा प्रोडक्ट किस वक्त कहाँ है, किस वक्त कहाँ तक पहुंचा और कब जाके वो सेल हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह तो रेप्लिकेंट्स को कम करना है, ठीक है ना। आपके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रही है तो वो जेन्युइन प्रोडक्ट पहुंच रही है, कोई फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी रेप्लिका नहीं है। इस बात को इंश्योर करना, कस्टमर जो वेयर कर रहा है, कस्टमर जो पहन रहा है, कस्टमर जो यूज़ कर रहा है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, रेप्लिकेट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर कोई रिटर्न आ रहा है तो वो भी प्रॉपर राउट के थ्रू वापस आए। ऐसा ना हो कि रिटर्न आते आते ख़राब हो जाए या रिटर्न के अंदर माइनर सा कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन चूंकि रिवर्स लॉजिस्टिक्स अवेलेबल नहीं थी या अवेलेबल थी तो बेहतर फॉर्म में नहीं थी, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्रोडक्ट आते आते ज़ीरो वैल्यू पे हो गए, कंपनी को पूरी प्रोडक्ट का नुकसान हुआ वगैरह वगैरह। तो 3 फैक्टर्स कंपनीज आइडियली चूज़ करती हैं व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ मार्केटिंग चैनल। नंबर 1 तो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, नंबर 2 है नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट, और नंबर 3 है कि हाउ मच होल्ड द कंपनी वांट्स ओवर इट्स मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है। तो मार्केटिंग चैनल क्या है कि वो इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट तक, कंज्यूमर तक या इंडस्ट्रियल यूज़र तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। या इंडस्ट्रियल यूज़र्स का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो सिर्फ B2C मार्केट नहीं है, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट नहीं है। वी आर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट B2B मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, ठीक है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है, ठीक है। बहुत सारे लोग आप लोगों में से इससे एक्सपोज होंगे कि जहाँ बहुत बड़ी बड़ी जाइजेंटिक कंपनीज हैं बट दे डू नॉट डील विद कस्टमर्स, दे डील विद बिजनेसेस, दे डील विद कॉर्पोरेट्स, दे डील विद क्लाइंट्स, दे डोंट, उनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो इंडस्ट्रियल यूज़र्स हैं, ठीक। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए जिन भी लोगों का इस्तेमाल होता है उनको मार्केटिंग चैनल्स कहा जाता है। अच्छा, सप्लाई चेन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग अ कस्टमर्स रिक्वेस्ट। फिर हमने बात की थी सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड कस्टमर्स, ठीक है। तो आज हम एक चेन उसमें और ऐड कर देते हैं, होलसेलर्स, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड कस्टमर्स। तो अब सारी चेन के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को अवेलेबल कर रहा है कंजम्पशन के लिए, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, होलसेल हुआ, रिटेलर हुआ। और रिटेलर भी 2 टाइप के हैं, रिटेलर एक है नॉर्मल रिटेलर और एक है रिटेलर ओन्ड बाय कंपनी, ठीक है।
जिस भी सिनेरियो में जो भी टाइप का रिटेलर है, इस सारा सिनेरियो में हम इनको मार्केटिंग चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहेंगे। अब इन मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स की टाइप्स, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, हाइब्रिड टाइप्स भी हैं, बट हम ब्रॉडर वे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टाइप जनरली हम अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। सबसे पहला और सबसे कॉमनली यूज दैट इज़ कॉल्ड मिडलमैन। अब मिडलमैन की ज़रूरत क्यों होती है? तो जहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और जहाँ इसने कंज्यूम होना है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, इसके दरमियान मिडलमैन के बाद भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट मिडलमैन सबसे पहले ज़रूरी इसलिए कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके उसको पहले मार्केटिंग चैनल तक पहुंचाने के लिए मसल नहीं है उन लोगों के पास जो उसको बना रहे हैं, जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उसको ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में मिडलमैन्स ज़रूरी हैं, आड़ती जिनको कहते हैं। अच्छा, कुछ आड़ती ऐसे होते हैं कि जो सारा रिस्क बियर कर लेते हैं, और कुछ आड़ती ऐसे होते हैं कि जो रिस्क बियर नहीं करते, मतलब आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, आपको पैसे नहीं देते जब तक कि वो प्रोडक्ट बिक नहीं जाती। प्रोडक्ट बिकती है, उसमें से अपना कमीशन रख के आपको पैसे वापस कर दो। कुछ आड़ती या कुछ मिडलमैन ऐसे होते हैं कि जो सारा रिस्क अपने पास टेकअप कर लेते हैं। जो बफेलो फार्मिंग है, दूध है, इनके केस में मिडलमैन हैं। आपके सारे क्रॉप्स के केसेस में मिडलमैन है। सारे फ्रूट्स जो आप तक पहुंच रहे हैं, ये सारे मिडलमैन होने की वजह से पहुंच रहे हैं। अगर ये टाइमली मिडलमैन अपना रोल एक्टिवली प्ले ना करें तो सब्ज़ी मंडी तक भी ये सारे प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकते। और ये बड़ा एंटोनिशिंग से सिनेरियो है। इसमें सबसे बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिनको मुंतखब किया गया है, उनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक प्रोडक्ट को टाइमली सेफली पहुंचा सके। ठीक है, इसके बाद एक और इंटरमीडियरी जो कि जनरली हम रियल स्टेट में देखते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एजेंट और ब्रोकर। लेकिन हमारे केस में जब हम मार्केटिंग इंटरमीडियरीज को पढ़ रहे हैं तो इस इंटरमीडियरी के पास लीगल अथॉरिटी होती है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। मींस ये लीगली अप्रूव्ड होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ठीक है, फिर आता है होलसेलर। अच्छा, होलसेलर की ज़रूरत क्यों है? तो पूरी सप्लाई चेन को ना एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम। हमने सप्लाई चेन में इन्वेंट्री पढ़ते वक्त क्या कहा था कि इन्वेंट्री के एरर्स को और फोरकास्टिंग के एरर्स को कम करना ज़रूरी है। और इसको कम करने के लिए आप क्या करोगे? आप डिमांड अनसर्टेनिटी को कम करोगे। ठीक है, आप एक मार्केट की एग्जांपल लो कि जिसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है। ठीक है, आप प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि यू आर प्रोड्यूसिंग 100 टन ऑफ इट, आप प्रोडक्ट के 100 टन प्रोड्यूस कर रहे हो। इंटरमीडियरी के ना होने की वजह से आपके मिनिमम SKU है 10 ग्राम, तो 100 टन को 10 ग्राम से डिवाइड करो और जितने भी नंबर आएंगे ना उतने आपके कस्टमर बनेंगे, उतने लोगों तक आपको अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है, उतने लोगों को ढूंढना है, उतने लोगों की रिस्क से, आपकी प्राइस सेंसिटिविटी से, डिमांड अनसर्टेनिटी से अपने प्रोडक्ट को एक्सपोज रखना है। ठीक है, वर्सेस आपने इंटरमीडियरी रख दिया। आप 100 टन का प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें आपको पता है कि 50-60 टन तो मेरे इंटरमीडियरीज पिक कर लेंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स भी हैं। तो आपको सिर्फ 40 टन प्रोडक्ट के लिए मेहनत करनी है। अगर हम डिमांड अनसर्टेनिटी की बात करें तो प्रोड्यूस हम कर रहे होंगे 100 टन, लेकिन फोरकास्टिंग एरर्स, डिमांड अनसर्टेनिटी, ये सारी लागू हो रही होगी सिर्फ 40 या 30 टन पे, क्योंकि 70 या 60 टन के तो कंफर्म ऑर्डर्स पड़े होंगे हमारे पास। हमारा होलसेलर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा रिटेलर हमें टाइमली इनपुट दे रहा होगा और इसके कंफर्म ऑर्डर्स हमारे पास पड़े होंगे कि हमें सिर्फ बना के उस तक पहुंचाने हैं। तो होलसेलर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी है कि जो बल्क में प्रोडक्ट परचेज करता है। अच्छा, बल्क में प्रोडक्ट परचेज करने के बाद सारा रिस्क अज्यूम कर लेता है, सारी प्रोडक्ट उसकी बिकी नहीं बिकी, ऑब्सलीट हो गई, सारा रिस्क उसका। और कभी कभार कुछ रिटेलर्स भी होलसेलर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। अब इम्तियाज़ कैटेगोरिकली तो वो रिटेलर है ना,
क्योंकि कस्टमर और अच्छा रिटेलर होता कौन है? रिटेलर पूरी सप्लाई चेन का एंड पॉइंट है। ये कंज्यूमर या कस्टमर से पहले पहले जो भी एंड पॉइंट है वो रिटेलर है, ठीक है। अब होलसेलर है कि जिसने सारा प्रोडक्ट खुद खरीद लिया और मतलब लोकल मार्केट में सेल कर रहा है, तो वो होलसेलर है कंपनी के लिए, रिटेलर है कस्टमर के लिए। और रिटेलर है कि जो कंपनी के साथ डील कर रहा है बल्क में, बट कस्टमर को सेगमेंटेड पीसेस भी बेच रहा है, तो वो कस्टमर के लिए रिटेलर है, कंपनी के लिए होलसेलर है। इम्तियाज़ फॉर एग्जांपल बल्क परचेजिंग, बट सेल कर रहा है कस्टमर को सिंगल पीस भी। अच्छा, होलसेलर और रिटेलर की जो टर्मिनोलॉजी है इसको भी समझ लेते हैं कि होलसेलर रिटेलर है क्या। देखो, कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं कार्टन में, ठीक है ना, और कंपनीज सेल भी करती हैं प्रोडक्ट्स को कार्टन में। एक कार्टन में 12 पीस भी हो सकते हैं, 10 पीस भी हो सकते हैं, 24 पीस भी हो सकते हैं, 100 पीस भी हो सकते हैं। होलसेलर परचेज करेगा, अगर होलसेलर की टर्मिनोलॉजी है ना, तो होलसेलर कंपनी से कार्टन में परचेज करेगा और बेचेगा भी कार्टन में, तो तब ये इंटरमीडियरी होलसेलर कहलाएगा। लेकिन अगर कंपनी से परचेज कर रहे हैं आप कार्टन में और सेल कर रहे हैं आप सिंगल यूनिट में ना, तो आप रिटेलर बन गए। अब होलसेलर भी ये काम कर सकता है और रिटेलर भी ये काम कर सकता है। परचेज कर रहा है कार्टन में, सेल कर रहा है यूनिट्स में, तो ये रिटेलर है। परचेज कर रहा है कार्टन में, सेल कर रहा है कार्टन में, तो ये होलसेलर है। अच्छा, इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी जो इंटरमीडियरीज के लिए यूज़ होती है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर एंड रिटेलर का एक बड़ा फॉर्म होते हैं कि जो कंपनीज के लिए सिर्फ सेल परचेज का काम नहीं कर रहे, बल्कि कंपनीज के लिए वैरायटी ऑफ टास्क कर रहे हैं, कि जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसके अंदर वेयर हाउसिंग है, जिसके अंदर कस्टमर के वो क्रेडिट एक्सटेंड करना है, मींस वो अपने कस्टमर्स के साथ क्रेडिट पे भी काम कर लेते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक होलिस्टिक सिनेरियो है, एक बड़ा सिनेरियो है, एक बिग पिक्चर है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनता कैसे? अपने क्वांटम से, मतलब जोन वाइज भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। कराची की अगर हम बात करें, कराची में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, सिंध में एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, पाकिस्तान में भी सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। क्वांटम वाइज डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा जॉनर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है कंपनी के प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेबिलिटी के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के लिए, और कंपनी के प्रोडक्ट की कस्टमर तक अश्योरेंस के लिए कि कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। और आखिर में होता है डीलर। अब डीलर का सिनेरियो होता क्या है? आपने देखा होगा ऑथोराइज डीलर। अब वो डीलर क्यों कहलाता है? देखो, डीलर का सिंपल सिनेरियो है कि डीलर अपना काम करता रहेगा, कंपनीज उसको हायर करती हैं अपने प्रोडक्ट की सेल परचेज सर्विस के लिए। अब आपने बहुत जगह देखा होगा यामाहा के लिए, ख़ास तौर पे यामाहा के लिए ऑथोराइज डीलर। अब क्या वो सिर्फ यामाहा बेच रहा है? नहीं, वो बहुत सारी प्रोडक्ट बेच रहा होगा, लेकिन यामाहा का वो ऑथोराइज डीलर है। मतलब अगर यामाहा के केस में, मतलब वो बाकी सारे प्रोडक्ट को बेचेगा और आपको वारंटी कार्ड पकड़ा देगा कि यार अब अगर आपको इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप अपने इस वारंटी सेंटर पे जाएं और क्लेम करें। बट यामाहा के केस में वो प्रोडक्ट बेचेगा भी, प्रोडक्ट की आफ्टर सेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्ट के जो सेल के बाद सर्विसेज हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और प्रोडक्ट की अगर कोई बड़ी गड़बड़ आ जाती है, बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो कंपनी के साथ उसको डील करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो डीलर्स बेसिकली ऐसे इंटरमीडिएट हो रहे हैं तो जो अपना काम भी कर रहे होते हैं, और कुछ कंपनीज के वो ऑथराइज डीलर्स भी होते हैं, ताकि वो कंपनीज मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की आफ्टर सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस पे फोकस कर सके। तो ये हमने मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स को डिस्कस किया। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमने पहले बात की कि 100 या 105 रुपए की प्रोडक्ट ली और कस्टमर तक पहुंचते वो 125 रुपए की पड़ी, तो हाउ दिस वैल्यू इज़ ऑक्यूपाइड बाय योर इंटरमीडिएट्स। आपके इंटरमीडिएट्स इस वैल्यू पे क्या काम कर रहे हैं, और बेसिकली इस एक्स्ट्रा कॉस्ट से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहला सिनेरियो हम देखते हैं कि 4 सप्लायर्स हैं और 4 उनके कस्टमर्स हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 16 बन रहे हैं।
हर कस्टमर को चारों सप्लायर से डील करना है और हर सप्लायर को चारों कस्टमर से डील करना है। तो 4 सप्लायर्स और 4 कस्टमर्स के केस में 16 कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या है? क्या ये फ़ोन कॉन्टैक्ट्स हैं? नहीं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से, डिटेल्ड एग्जांपल से। HVAC सिस्टम की मैंने बात की, ठीक है? तो HVAC सिस्टम को डिज़ाइन, सिलेक्ट एंड परचेज करने का क्राइटेरिया क्या होता है? आप एक मॉल बनाते हो या शॉप बनाते हो और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यार मैं छत पे रखूँगा, सीलिंग में लगाऊंगा, वगैरह वगैरह। आउटर कहाँ रहेगा, कितना एरिया है, इस एरिया में मैं कौन सा इक्विपमेंट रखूँगा, कितने लोग आएंगे। तो इससे आप एक टनेज कैलकुलेट करते हो और उस टनेज को अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के साथ अपने प्रोडक्ट के डीलर को देते हो। अच्छा, प्रोडक्ट का डीलर कौन है? जो पाकिस्तान में है। तो उससे डिस्कस करना आसान, उसके साथ डील करना आसान, उसके साथ फॉलो अप करना आसान, ठीक है? अब यही केस में इंटरमीडियरी नहीं है और आप अपने सप्लायर के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हो। अब सप्लायर आपका यूएसए में बैठा है, तो क्या क्या मसले आ सकते हैं? मींस कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा होने पे क्या मसले आ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कम होने पे क्या मसले आ सकते हैं। अब वो सप्लायर जो है वो आपके नेचर से, पाकिस्तान की मार्केट से, पाकिस्तान की चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, ठीक है ना? पहले तो आपको उसको सारे सिनेरियो समझाने। ये बात मैं आप लोगों को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजर्स ना, आप लोगों को आगे जाके इंशाल्लाह जब अच्छी पोस्ट पे आप होगे ना, तो आपको ये चीज़ बार बार फील होगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इन पाकिस्तान जब हम अपने सप्लायर से या अपने कस्टमर से डील कर रहे होते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं उसकी समझ में आ गई होगी। लेकिन इन रियल टर्म्स व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, आपको एक एक चीज़ डिटेल में एलेबोरेट करनी पड़ती। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए सप्लायर के साथ आप डायरेक्टली डील करो कि जिसका इंटरमीडियरी पाकिस्तान में मौजूद नहीं। तो सबसे पहले तो उसको अपनी सारी सिलेक्शन भेजना, उसकी सिलेक्शन समझ में आ जाए, फिर वो आपको कोटेशन भेजे, कोटेशन आपकी समझ में आ जाए, इन दोनों के दरमियान फिर प्राइसिंग हो, प्राइसिंग के बाद किस तरीके से अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, बैंक्स कितने इन्वॉल्व होंगे, एलसी बनेगी, बैंक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर वहाँ से लॉजिस्टिक्स कैसे होगी, लॉजिस्टिक्स का पूरा सिस्टम सेलेक्ट करना, समझना, फिर पाकिस्तान तक वो वेसल पहुँच जाए टाइम पे, पेमेंट टाइम पे पहुँच जाए, फिर आफ्टर सेल्स एंड सर्विस पाकिस्तान में पहुँची और उसमें कोई प्रोडक्ट में कोई पार्ट कम था या कोई पार्ट नहीं चल रहा था, फिर आपने वो प्रोडक्ट वहाँ पे भेजा, उसने चेक किया, वापस आया। इसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, फिर एडिशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है बैंक के थ्रू, मतलब आप बैंक के थ्रू काम कर रहे हो तो भी एडिशनल कॉस्ट लग रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसी सिस्टम का, उसी HVAC सिस्टम का एक पाकिस्तान में डीलर मौजूद है, आपने उसी से डिस्कस किया, प्राइस निगोशिएट हो गए, PKR में आपने उसको पैसे दे दिए, उसने सारी लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, फॉलो अप सब उसने किए और अल्टीमेटली आपको आपका प्रोडक्ट अवेलेबल कर दिया। तो इंटरमीडिएट सबसे पहले तो आपकी ट्रांजैक्शंस को मिनिमाइज़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये ट्रांजैक्शंस कभी कभार कंपनी को बहुत कॉस्ट कर सकते हैं। अब आप बैंक्स की एग्जांपल ले लो, बैंक्स अपना प्रोडक्ट सेल करते वक्त तो डायरेक्ट सेलिंग करती है ना, आपको क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से फ़ोन आएगा, आपको डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट से फ़ोन आएगा, आपको अकाउंट ओपनिंग से फ़ोन आएगा। लेकिन जब उसको डील करना होता है, जब कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, तो आप कॉल सेंटर्स बना लेते हो, कॉल सेंटर्स को पर कॉल पे कर देते हो, बट झंझट नहीं पालना चाहते। तो कभी कभार इंटरमीडिएट स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, आपकी कॉल हैंडल करने के लिए स्पेशलिस्ट हैं, और कभी कभार आप कॉन्टैक्ट्स कम से कम करना चाहते हो ताकि आप अपने कोर पे फोकस कर सको। अब इसी केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें एक इंटरमीडिएट ऐड कर दिया सर्च के नाम का, तो 16 से कॉन्टैक्ट्स हो गए 8, 4 मैन्युफैक्चरर्स को, 4 प्रोड्यूसर्स को सर्च से डिस्कस करना है और चारों बायर्स को सिर्फ सर्च से डिस्कस करना। 8 कॉन्टैक्ट्स बस, सर्च जो है उसके पास 8 कॉन्टैक्ट्स होंगे, 4 सप्लायर और 4 बायर के, और 16 से ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स 8 होगा। तो इंटरमीडिएट्स या मार्केटिंग चैनल्स हमारे लिए क्या क्या फंक्शंस कर रहे होते हैं? सबसे पहला फंक्शन जो कि हमने थोड़ा लॉजिस्टिक्स में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ ट्रांजैक्शनल फंक्शन। इंटरमीडिएट्स हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, हमारा रिस्क शेयर कर रहे होते हैं,
हमारी जो है फोरकास्टिंग एरर्स को कम कर रहे होते हैं, डिमांड अनसर्टेनिटी को कम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपको एक कंफर्म ऑर्डर सीजन शुरू होने से पहले ही दे देते हैं, मार्केट की डायनामिक्स को समझते हुए। ठीक है, फिर वो आपके लिए आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, बाइंग तो कर ली उन्होंने, अब कुछ सिनेरियोज में बाय करते वक्त वो सारा रिस्क एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं कंपनी को, और फिर सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड उनका। और कुछ सिनेरियो में कंपनीज अपना प्रोडक्ट देती हैं क्रेडिट पे इंटरमीडियरीज को, तो वो आपका प्रोडक्ट आपके लिए सेल भी कर रहे होते हैं, कस्टमर को डील कर रहे होते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अक्सर किसी अगर रिटेल शॉप पे गए होगे और आपने कहा होगा कि यार मुझे अच्छा वाला टूथपेस्ट दे दो, तो उसने निकाल के रखा होगा ये सबसे अच्छा है। ठीक है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते वक्त आपने बोला होगा सबसे अच्छा पिज़्ज़ा, सबसे रनिंग पिज़्ज़ा कौन सा है। बर्गर ऑर्डर करते वक्त बोला होगा सबसे अच्छा बर्गर कौन सा है। तो ये अच्छा बताना कस्टमर को आपके इंटरमीडियरी का काम, कि कस्टमर को ये बताए कि अच्छा कौन सा है, कस्टमर को प्रोडक्ट को प्रमोट करे। और रिटेलर या इंटरमीडियरी कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होगा? ऑब्वियसली कि जिसके अंदर उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इम्तियाज़ पे सबसे ऊपर प्रोडक्ट कौन सी रखी गई होगी? जिसके ओनर ने सबसे ज़्यादा शेल्फ पे किया होगा, या जिसके अंदर इम्तियाज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रिस्क टेकिंग, कि अगर इंटरमीडियरी ने वो प्रोडक्ट ख़रीद के अपने पास रख लिया, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर वो प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो गई या डिटेरियोरेट हो गई, ख़राब हो गई, तो इंटरमीडियरी का नुकसान। ठीक है, फिर आता है लॉजिस्टिकल फंक्शन। ठीक है, आपने तो प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कार्टन में पैक करके दे दी, उसकी असॉर्टिंग करना, मतलब उसको किस तरीके से बेचने। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि टैंक पाकिस्तान के अंदर जब हम टैंक बना रहे थे ना, तो टैंक कार्टन में पैक हो रहा था। ऐसा नहीं है कि कार्टन में पूरा पाउडर पैक कर देते थे, कार्टन में साशे पैक होते थे। अब साशे के अंदर भी ना दो तरीके से साशे बिकते थे, एक तो सिंगल साशे फाड़ फाड़ के वो आपको सिंगल देते, और एक लड़ी पूरी 12 की लड़ी बिकती थी। तो अब किस जगह पे 12 की लड़ी बिकेगी, किस जगह पे सिंगल साशे बिकेगा, ये आपके इंटरमीडिएट डिसाइड करते हैं। फिर आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने से पहले एक अच्छी जगह पे स्टोर करना, जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट को मीट करना, वगैरह वगैरह। फिर सॉर्ट करना कि ब्रेक बेल्ट कर दो, मतलब आप कार्टन से लड़ी में और लड़ी से सिंगल साशे में, और फिर ट्रांसपोर्ट करना, फिजिकली आपके प्रोडक्ट को आपके फैक्ट्री से उठा के कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये सारे फंक्शन आपका इंटरमीडियरी कर रहा है। और सबसे ज़्यादा क्रूशल वो है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। अब इसको समझाने के लिए ना मैं एक कॉमन ट्रांजैक्शन बताता हूँ जो हमने अक्सर की है, वो है मोबाइल फ़ोन परचेज। आप एक दुकान पे गए जिसके पास बहुत सारे सेल फ़ोन पड़े थे, आपने कहा यार मुझे 25,000 की रेंज में अच्छा सेल फ़ोन देखो, तो आपके सामने 2-3 सेल फ़ोन रख देता है। ठीक है ना, अब वीवो है, इन्फिनिक्स है, ओप्पो है, जो भी है, कंपनी का रैप तो आपके सामने नहीं खड़ा ना। आपके सामने कौन खड़ा है? वो इंटरमीडियरी, वो रिटेलर कि जिसने कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए रखा है अपने पास। वो इंटरमीडियरी आपको गाइड कर रहा होता है, आपसे पूछता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, आपको गेमिंग के लिए चाहिए, आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, आपको बैटरी अच्छी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको कैमरा अच्छा चाहिए। ठीक है, तो वो आपको गाइड कर रहा होता है, आपको रिकमेंड कर रहा होता है। ठीक है, आपको सेटिस्फाई कर रहा होता है। कंपनी के आउटलेट पे अगर आप चले गए तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ना, ओप्पो के आउटलेट पे गए तो ओप्पो मिलेगा, हुआवे के आउटलेट पे गए तो हुआवे मिलेगा। बट रिटेलर जो होते हैं वो सारे प्रोडक्ट रखते हैं, और उनको सारे प्रोडक्ट बेचने भी हैं। उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओप्पो बेचना है, या सिर्फ हुआवे बेचना है, या सिर्फ वीवो बेचना है, या सिर्फ सैमसंग बेचना है। नहीं, उनको सब बेचना है, क्योंकि वो तो कमीशन पे काम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा बेचेंगे उतनी ज़्यादा उनको मार्जिन मिलेगा। कहीं पे क्रेडिट मार्जिन मिलता है, कहीं। अच्छा, फिर अगर आपकी उससे जान पहचान है दुकानदार से, वो आपको क्रेडिट दे रहा है, तो क्रेडिट के कंपनी के बिहाफ पे दे रहा है? नहीं, वो आपको क्रेडिट दे रहा है अपने बिहाफ पे। उसने रिस्क एश्योर कर लिया है, सेल बुक कर लेगा, कंपनी को पैसे दे देगा, और क्रेडिट भी आपको देगा। ठीक है, और आपको इन्फॉर्म कर रहा है, आपको रिकमेंड कर रहा है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है। बाद में आप आए, आपने कहा यार ये प्रोडक्ट ख़राब निकली, तो वो आपको सेटिस्फाई करेगा, आपको बताएगा आप यहाँ जाइएगा, इससे बात कीजिएगा, मेरी बात करा दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, ये वो
वारंटी आपको एक्सटेंड करके देता है, आपको प्रोडक्ट खोल के चेक करवा के देता है, ये सब कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी बेचते वक्त बनाते वक्त कहीं भी नहीं लिखती कि आप खोल के चेक करवा के लीजिएगा प्रोडक्ट, लेकिन ये रिटेलर, ये फैसिलिटेटर आपके लिए कर रहा होता। तो अब वही 120 रुपये वाली बात कि जहाँ पे आप 20-25 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो अपने प्रोडक्ट के, लेकिन उस 20-25 रुपये से आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, कितनी सारी चीज़ें ऐड होके मिल रही हैं। भाइयों, मेरे अजीज़ों, जाग रहे हो सबके सब या सब सो गए? किसी को कोई सवाल नहीं है? हसन, अली, तबस्सुम, परवेज, चुगताई, आपको भी कोई सवाल नहीं है? जी जी। हम सप्लाई चेन में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, आप सप्लाई चेन मैनेजर हो ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करना और डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी कॉस्ट लग रही है इसको मॉनिटर करना, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्टिवली कैसे चलाना है इसको समझना एज सप्लाई चेन मैनेजर्स बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है ये। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अक्सर और बेशतर, अब जैसे हम अपने केस में बात करें ना, तो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में पता भी नहीं है। वो अलग एक, मतलब देखो, एक होती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मार्केटिंग, ठीक है ना, आपने प्रोडक्ट बनाया और उसकी मार्केटिंग की, बट एक्टिव हैं, क्वेश्चंस नहीं है बट एक्टिव हैं। अच्छा, तो अब आप जब सप्लाई चेन मैनेजर हो ना, तो आपको ये समझना है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। आया रिटेलर रखूँगा, आया डिस्ट्रीब्यूटर रखूँगा, आया होलसेलर रखूँगा, और किससे मुझे कितना बेनिफिट है। और कभी कभार ये प्रोडक्ट तीनों के थ्रू जा रही होती है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बेच रहा होता है, होलसेलर भी बेच रहा होता है, रिटेलर भी बेच रहा होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजर को फोरकास्टिंग करनी है। फोरकास्टिंग तो सप्लाई चेन मैनेजर का काम है। तो फोरकास्टिंग में एरर्स कैसे कम करने हैं, ये सप्लाई चेन मैनेजर समझेगा कि मैं होलसेलर को कितना प्रोडक्ट दूं, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना प्रोडक्ट दूं, रिटेलर को कितना प्रोडक्ट दूं, और कितना प्रोडक्ट खुद से बेचूं ताकि मेरा मार्केट में होल्ड रहे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। मैंने पहले दिन से पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दिया कि आज B2C एंड B2B दोनों डिस्कस करेंगे। दिस इज नॉट अबाउट ओनली B2C नाउ, दिस इज अबाउट B2B ऑल्सो। और किसी का कोई सवाल? हसन, अली, तबस्सुम, परवेज, चुगताई, आप कुछ बात करें हमसे आज। अनम्यूट ही नहीं हो रहा। चलो गुड, आप लोग एक्टिव हो, मुझे पता है अभी बिल्कुल बैटरी डाउन होने का टाइम है, ठीक है। तो अब चैनल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि मार्केटिंग के या डिस्ट्रीब्यूशन के जो, अच्छा, ये जो वर्ड मार्केटिंग मार्केटिंग बार बार यूज हो रहा है ना, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग से कोई साइंस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के अंडर ही आती है। तो हम मार्केटिंग चैनल्स पढ़ रहे हैं, बट असल में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दो तरीके के चैनल हैं, डायरेक्ट चैनल्स और इनडायरेक्ट चैनल्स। डायरेक्ट चैनल्स क्या है? कंपनी है, कंपनी का अपना रिटेल आउटलेट है, और अपने रिटेल आउटलेट के ज़रिए ही कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है। अच्छा, इस फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिटेल आउटलेट, मतलब कंपनी को सिर्फ डायरेक्ट चैनल यूज़ करे। कंपनी डायरेक्ट चैनल भी यूज़ करती है, इनडायरेक्ट चैनल भी यूज़ करती है। कंपनी है हुआवे, अपने फ्लैगशिप स्टोर से प्रोडक्ट बेच रही है। अच्छा, एडवांटेजेस देगी कि यार सबसे पहले प्रोडक्ट फ्लैगशिप स्टोर पे आएगा, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मार्केट में आएगा, ठीक है। अगर आप एक्साइटिंग कस्टमर हो तो आप फ्लैगशिप स्टोर से जाके ख़रीद लोगे। अगर आप वेट कर सकते हो तो आप इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू खरीदोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट चैनल क्या है? कंपनी है, कंपनी ने अपना खुद पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखा हुआ है, खुद होलसेलर, खुद रिटेलर, और रिटेल आउटलेट भी अपनी है, और कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रही है। ये कंपनी का डायरेक्ट चैनल। और इनडायरेक्ट चैनल ये कि कंपनी खुद भी बेच रही है, और कंपनी जो है वो थ्रू अदर रिटेलर्स भी बेच रही है। तो B2C या कंज्यूमर मार्केटिंग के अंदर कॉमन चैनल्स किस तरीके के होते हैं? अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जिन प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाती है कंज्यूमर के लिए। अब नीश प्रोडक्ट है, बोइंग है फॉर एग्जांपल। बोइंग के अंदर क्या होगा कि कंपनी ने, बोइंग ने बनाया PIA के लिए, बोइंग ने बनाया एमिरेट्स के लिए, इतिहाद के लिए। तो क्या कोई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को दुकान पर रखा हुआ आपको मिलता है बोइंग? बोल्टन मार्केट पर किसी दुकान में बोइंग पड़ा हुआ मिलता नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में कि जहाँ प्रोडक्ट बहुत नीश है, या कस्टमर्स बहुत लिमिटेड है, या प्रोडक्ट वॉल्यूम नहीं
क्वालिटी की बेस पे बिकती है, या प्रोडक्ट जो है ऐसी है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कंज्यूमर की तरफ से होती है। मीन कंज्यूमर डिसाइड करता है कलर, नेचर, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, वगैरह वगैरह। मतलब मेक टू ऑर्डर समझ लो उसको। तो मेक टू ऑर्डर के अंदर अक्सर और बेशतर कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोड्यूसर के साथ कांटेक्ट में रहता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को देता है। फिर आता है सबसे कॉमनली यूज चैनल कि कंज्यूमर है, प्रोडक्शन है, लेकिन वो रिटेलर के थ्रू प्रोडक्ट बेच रही है। अब इसके एग्जांपल क्या है, जितने पेट्रोल पंप्स आप देख रहे हो ये सारे बी टाइप के एग्जांपल हैं कि जिसके अंदर प्रोड्यूसर अपने रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक है, जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हो जो बिक रही हैं वो रिटेलर के थ्रू बिक रही हैं। ठीक है ना, कंपनी ऑपरेटेड भी होते हैं रिटेलर और नॉन कंपनी ऑपरेटेड भी होते हैं। इसी तरह कंपनी ऑपरेटेड भी होते हैं पंप्स और नॉन कंपनी ऑपरेटेड भी होते हैं। फिर आता है वो प्रोडक्ट कि जिसके अंदर कंपनी को होलसेलर की रिक्वायरमेंट होती है। अब होलसेलर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट वॉल्यूम बेस है। ठीक है, चॉकलेट्स फॉर एग्जांपल। अब होलसेलर्स की रिक्वायरमेंट क्यों बनती है? क्योंकि होलसेलर एक मार्केट बना देते हैं। अब बोल्टन मार्केट है, आपको पता है कि चॉकलेट अगर आपको इम्पोर्टेड खरीदना है तो आप बोल्टन मार्केट जाएंगे। चश्मे आपको बल्क में खरीदने हैं, घड़ियाँ आपको बल्क में खरीदनी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको बल्क में खरीदनी है, आप वहीं जाएंगे। तो होलसेलर्स एक मार्केट बनाते हैं आपके प्रोडक्ट की बल्क परचेज करके। पहले तो आपके प्रोडक्ट को बल्क परचेज करते हैं और फिर उसके बाद एक मार्केट बना देते हैं कि जहाँ से आके पूरे शहर के रिटेलर्स खरीद सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट के लिए आप होलसेलर रखते हो, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। और कुछ तरीके की प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, ये पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही स्केर्स हैं, बट इंटरनेशनल मार्केट में कुछ तरीके की ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं कि जिनके अंदर पहले आप एजेंट्स को बेचते हो और एजेंट्स डिसाइड करते हैं कि किन किन होलसेलर के पास आपकी प्रोडक्ट जाएगी। ठीक है, एजेंट्स क्यों रखते हैं? ताकि वो मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट के फ्लो को कंट्रोल रख सके। कस्टमर इस वक्त जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट इस फ्लो को कांटेक्ट में नहीं है और ना डायरेक्ट इस फ्लो को मैनेज कर रहा है। वो एजेंट्स के थ्रू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स के थ्रू, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होलसेलर तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाता है, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। और B2B या बिजनेस मार्केटिंग चैनल्स, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला क्या है कि कंपनी जो है वो खुद अपने यूज़र के लिए प्रोडक्ट बना रही हो। अब IBM की एग्जांपल यहाँ पे दी कि IBM जो अपने मशीन्स बनाती है या लैपटॉप बनाती है, वो कुछ सीरीज़ जो है वो रिटेल के लिए बनाती है, कुछ सीरीज़ जो है वो स्पेशल फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। अब क्राफ्ट फूड्स था फॉर एग्जांपल, उनके पास IBM की एक लिमिटेड मशीन थी कि वो IBM सिर्फ क्राफ्ट फूड्स के लिए बना रही थी। पूरे दुनिया में जहाँ भी क्राफ्ट फूड होगा वहाँ IBM की वही मशीन यूज़ होगी। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़र है, जहाँ रिटेलर्स नहीं है, मतलब जहाँ पे जो है नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़र है, वहाँ पे कंपनीज कोशिश करती हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बनाएं कि जो सिर्फ वो लिमिटेड यूज़र्स के लिए हों, और कुछ प्रोडक्ट्स वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू यूज़र्स तक पहुँचाती हैं। पाकिस्तान के अंदर जेनसेट या जनरेटर परचेस करते वक्त आप देखते हो कि ज़्यादातर जो कंपनीज़ यहाँ पे हैं, SM जाफ़र है या ओरिएंट है या कैटरपिलर या अलाइड है, ठीक है ना, ये लोग डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट बेच रही हैं। कमिंस ओरिएंट बेच रही है, परकिंस SM जाफ़र बेच रही है और कैटरपिलर अलाइड बेच रही है। जनरेटर्स के नाम है, अगर किसी को नहीं पता तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये जनरेटर्स के नाम है। लेकिन यहाँ पे जो लोकल कंपनीज़ हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके। तो ये सारे, थैंक यू चाइना, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग जो है ना ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इन प्रोडक्ट्स के। तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल यूज़र तक पहुँचाते हैं। अब कैटरपिलर को नहीं पता कि उसका प्रोडक्ट पाकिस्तान में कौन कौन यूज़ कर रहा है, बट कैटरपिलर अपने इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को जानता है। लेकिन अब अगला सिनेरियो कि जिसके ना इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, एजेंट है। ये सिनेरियो क्या है? ये सिनेरियो मैंने आपसे अभी डिटेल में डिस्कस किया कि HVAC सिस्टम्स हैं। तो उसमें क्या है कि वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने एजेंट्स रखे कि जो उनके लिए मार्केट सर्च करते हैं, उनके लिए कस्टमर्स ढूंढते हैं, और फिर कस्टमर ढूंढने के बाद वो बताते हैं कि ये आपके कस्टमर्स हैं, इनको हम रीच करते हैं और यहाँ पे जाके आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। और फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके जोनल या इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और एजेंट्स भी काम कर रहे हैं। ये हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर रहे हैं
कि कहीं वो एजेंट्स के थ्रू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर और यूज़र पे जा रहे हैं, कहीं वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इंडस्ट्रियल यूज़र पे जा रहे हैं, कहीं वाइस वर्सा है। और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग चैनल्स, अब ये बड़ा कॉमनली देखने में आता है एज कस्टमर्स, आप लोगों ने देखा होगा। अब डेल कंप्यूटर की बात करते हैं। डेल कंप्यूटर ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से भी कंप्यूटर बेच रहा है। क्या आप डेल की वेबसाइट पे जाएं और अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और डेल आपको उसको शिप करे, तो ये एक सबसे डायरेक्ट कस्टमर, डायरेक्ट कंज्यूमर जो है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से डिस्कस कर रहा है और डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ख़रीद रहा है। फिर लेकिन टिकट्स की बात करते हैं अगर, तो टिकट्स के अंदर क्या डबल सिनेरियो है। आप एमिरेट्स की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से भी टिकट ख़रीद सकते हैं, और आप पाकिस्तान के अंदर किसी एजेंट की ट्रैवल bookmyticket.com है या डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू भी आप टिकट ख़रीद सकते हो। टिकट आप दोनों सूरतों में ख़रीद रहे हो, लेकिन कहीं आपको प्राइस कंपटीशन मिल जाता है, कहीं आपको ईज़ ऑफ पेमेंट मिल जाती है। पाकिस्तान में किसी से ख़रीद रहे हो तो उसको सिर्फ अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, लेकिन अगर एमिरेट्स से ख़रीदो हो तो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स किस तरीके, अब टिकट के केस में तो क्या है कि आपने टिकट दोनों तरीक़ों से ख़रीद सकते हो, लेकिन अब दोनों तरीक़ों से ख़रीदने के लिए भी ना तीसरा सिनेरियो बन जाता है कि अल्टीमेटली जो ट्रैवल सिटी वाला है या जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो किसी डीलर से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। मीन्स एक मैन्युफैक्चरर है जिसने एक डीलर रखा हुआ है, और डीलर जो है फिर वो किसी वर्चुअल वेबसाइट के ज़रिए अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। टेलीमार्ट इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि टेलीमार्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डीलर भी है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स डीलर से ख़रीद के आपको बेच रहा है। जैसे वो गोल्ड प्लेटेड फ़ोन बेच रहा है, कंपनी तो गोल्ड प्लेटेड फ़ोन्स नहीं बना रही ना, एप्पल ने कोई गोल्ड प्लेटेड फ़ोन बनाया नहीं, लेकिन वो गोल्ड प्लेटेड फ़ोन बेच रहा है, तो गोल्ड प्लेटेड फ़ोन का वो डीलर है और एप्पल के प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है। तो ये थर्ड और आखिरी और सबसे कॉमनली यूज़ कि जिसको हम जनरली जो है यूज़ करते हैं अली बाबा पे, दराज पे, अमेज़ॉन पे, वो है कि आप पब्लिशर और होलसेलर के बाद पहले आप किसी चीज़ के खुद पब्लिशर बनते हो, खुद होलसेलर बनते हो, और फिर उसको खुद अपनी रिटेल वेबसाइट से भी बेचते हो। मींस अमेज़ॉन की शॉप्स भी हैं, अमेज़ॉन ऑनलाइन भी बेच रहा है और वर्चुअल रिटेलर बन के भी बेच रहा है। मैं इस सिनेरियो के अंदर अब नॉर्मल सिनेरियो बन जाता है जैसा हमारे पास था कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर। तो इसमें जो रिटेलर है ना वो वर्चुअल रिटेलर। आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाते हो, वो एज वर्चुअल रिटेलर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफर करता है, आप उसमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, फिर वो प्रोडक्ट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो वो होलसेलर से परचेज करता है, और होलसेलर पब्लिशर से परचेज करता है। होलसेलर एंड पब्लिशर वर्चुअली होंगे, सिर्फ रिटेलर जो है होलसेलर एंड पब्लिशर फिजिकली होंगे, सिर्फ रिटेलर जो है वो वर्चुअली अवेलेबल है। आखिरी बात जो आज हम कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम शायद नहीं कर पाएंगे आज और बात, वो होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। मार्केटिंग चैनल्स के अंदर आप कभी कभी स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर चैनल्स बनाते हो। एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स जैसा आप इसकी इस एग्जांपल में क्या है कि सीरियल बेच रही है कंपनी, ठीक है, और एक कंपनी दूध बेच रही है, ठीक। दोनों ने स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई। कैसे? सीरियल बनाने वाली कंपनी ने कहा कि हम अपने प्रोडक्ट के डब्बे पे लिख देंगे कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट से मैक्सिमम वैल्यू अटेन करनी है तो आप फलां दूध यूज़ करें। और दूध बनाने वाली कंपनी ने कहा कि हम अपने डब्बे पे लिख देंगे कि हमारे दूध को अगर आपने किसी सीरियल में यूज़ करना है तो आप फलां सीरियल को यूज़ करें। ऐसे सिनेरियो में दोनों प्रोडक्ट्स बिकती हैं, ठीक है। अब कस्टमर आया सीरियल ख़रीदने के लिए, उसने सीरियल पिक किया, उसके डब्बे पे लिखा हुआ है कि यार अगर आपको इससे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करनी है, इसके मैक्सिमम मिनरल्स एंड प्रोटीन अटेन करने हैं, इसका मैक्सिमम टेस्ट अचीव करना है, तो फलां प्रोडक्ट आप ख़रीदें। तो कस्टमर जैसे ही वो सीरियल ख़रीदेगा फिर वो दूध ढूंढेगा, और अगर उसने दूध ख़रीदा सीरियल खाने के लिए तो दूध का डब्बा जैसे ही उठाएगा उस पर लिखा होगा कि फ़लाँ सीरियल अगर आप परचेज करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेंगे। तो उसने सीरियल तो ख़रीदना ही था, फिर वो नेस्ले का सीरियल ख़रीदेगा। ऐसे सिनेरियो के अंदर आपकी प्रोडक्ट डुअल डिस्ट्रीब्यूशन से बिक रही होती है, स्ट्रेटेजिक अलायंस डिस्ट्रीब्यूशन से बिक रही होती है। पाकिस्तान में इसकी एक बहुत क्लासिक एग्जांपल वो है एरियल और वॉशिंग मशीन। बहुत सारी वॉशिंग मशीन पे लिखा होता है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट से मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर दी है तो आप एरियल का पाउडर यूज़ करें, और एरियल के ऊपर मार्केटिंग हो जाती है कि अगर एरियल को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है तो आप फुला वॉशिंग मशीन में यूज़ करें। ये सिनेरियो बनते क्यों है? ये सिनेरियो पहली बात वही आपके डिमांड एरर्स को, डिमांड फोरकास्टिंग को कम करने के लिए।
दूसरा आपकी मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए। फिर आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सपोज आप एक वॉशिंग मशीन कंपनी हो और आपने एरियल के पैक पे अपनी मार्केटिंग करवा दी है, मतलब एरियल के पैक पे लिखा हुआ है, तो एरियल बिकेगा तो आपकी मशीन बिकेगी, और आपकी मशीन और वो मशीन बिकेगी तो भी एरियल बिकेगा। तो आप दोनों सिनेरियो में आप विन विन सिचुएशन बना लेते हो, अपने कस्टमर के लिए भी और अपने उस स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए भी कि जिसके साथ आपने ये स्ट्रेटेजिक अलायंस की है। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस कुछ हैं जो आपको नज़र आती हैं, कुछ हैं जो हिडन है। हिडन स्ट्रेटेजिक अलायंस में आपको बताता हूँ, अगर आप बर्गर किंग गए, पिज़्ज़ा हट गए, KFC गए, तो आपको पेप्सी ही मिलेगी, और अगर आप मैकडोनल्ड्स आए तो आपको कोक ही मिलेगी, ठीक है ना। अब मैकडोनल्ड्स कहीं अपने आउटलेट में लिखता नहीं है कि हम मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहे हैं कोक से, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है कि जहाँ भी मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट खुलेगा और जितनी भी मैकडोनल्ड्स की मील बिकेंगी उतना ही कोक बिकता रहेगा। और KFC के साथ ये है कि पेप्सी ने कहा कि जितनी भी KFC के बर्गर बिकेंगे, जितनी भी KFC की मील्स बिकेंगी, उसके साथ पेप्सी बिक रही होगी। तो ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है कि जिसके साथ आप, अब कोक जो है वो रिटेलर के पास से भी अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से भी अवेलेबल है, होलसेलर के पास से भी अवेलेबल है, इम्तियाज़ पे भी मिल जाएगी, शादी हॉल में भी मिल जाएगी, छोटी दुकानों पे भी मिल जाएगी, और बर्गर किंग के पास भी आपको वही मिलेगी। तो सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक अलायंस मार्केटिंग चैनल सेलेक्ट करते वक्त आप क्यों, किस पे फोकस करते हो? अपने फोरकास्टिंग एरर को कम से कम करने के लिए, अपनी डिमांड फोरकास्टिंग की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब आजकल के सिनेरियो में कोविड-19 में स्ट्रेटेजिक अलायंस या मार्केटिंग चैनल्स की क्या वैल्यू है? तो आजकल कस्टमर वो प्रोडक्ट लेने को तैयार है, वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने को तैयार है जो उसके लिए अवेलेबल है। आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हो, आपको अगर कोई चीज़ खानी है, आप फेसबुक पर जाएंगे, सर्च करेंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद में क्या क्या अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी दिखाएगा या जो आपके टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी दिखाएगा। आप प्राइस नहीं देख रहे, आप अवेलेबिलिटी देख रहे हो। तो अवेलेबिलिटी किसके थ्रू होगी? इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू होगी। आप ब्रेड लेने गए तो नॉर्मल हालत में आप बोलोगे मुझे डॉन की ब्रेड ही चाहिए, लेकिन आजकल के सिनेरियो में आप देखोगे जो ब्रेड अवेलेबल है वो मैं ख़रीद लूँगा, क्योंकि मुझे ब्रेड परचेज़ करनी है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। तो ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर जहाँ ऑप्शंस कम हो, जहाँ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हो, जहाँ कस्टमर इलिटरेट हो, बहुत सारे सिनेरियो में कस्टमर, अब इंडस्ट्रियल केस के अंदर यूपीएस, सिर्फ यूपीएस की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो बहुत सारे कस्टमर्स को पता ही नहीं है कि यूपीएस में कितनी चेंजेस आ गई हैं, कितने तरह की के यूपीएस आ गए हैं। सोलर की एग्जांपल है तो आपको जगह जगह सोलर बेचते हुए नज़र आएंगे, लेकिन असल में तो ये किसी कंपनी से सोलर परचेस करके उसके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए होते हैं। और जितनी ज़्यादा रीच, जितनी ज़्यादा कस्टमर इफेक्टिवनेस, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट सेल। तो मार्केटिंग चैनल सेलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है सप्लाई चेन के अंदर। ज़रा सी आपकी गलती हो गई, आपने ज़रा सा गलत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट कर लिया ना, आपकी प्रोडक्ट तबाह हो सकती है, ठीक है। एक असाइनमेंट मैं अपलोड करूँगा 3PL का, एक हफ्ते की उसकी टाइमलाइन होगी, आप लोग उसको डिटेल में, एक उसके साथ एक आपको आर्टिकल मिलेगा, वो आर्टिकल पढ़ना है और 2 या 3 सवाल होंगे जवाब देने। 40-45 मिनट से ज़्यादा का असाइनमेंट नहीं है वो, बट मैं एक हफ्ते की टाइमलाइन के साथ उसको अपलोड कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर ये क्लास ख़त्म करते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का असाइनमेंट है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसको पढ़ना है, छोटा सा आर्टिकल है 4-5 पेज का, उसको पढ़ना है और उसके ऊपर जो है वो आपने 3 सवालों के जवाब देना उसको पढ़ के बस। उनके मार्क्स मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा जैसे ही पॉलिसी क्लियर आ जाएगी कि मुझे कितने नंबर आप लोगों के एवेल्यूएट करने हैं, तो मैं आपको पूरी एक एक्सेल की फ़ाइल बना के हर असाइनमेंट के आगे के मार्क्स, हर स्टूडेंट के आगे हर असाइनमेंट के मार्क्स लिख के आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग असेस कर सकें उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।